आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ ज़र्रार खोड़ो हैं और स्काइप पे हैं शाहज़ेब जिलानी। ये मुल्क कम अज़ कम मैं आज तक बोर नहीं हुआ और मुझे इस बात का यकीन है, अंधा यकीन है कि आइंदा भी मैं कभी बोर नहीं हो सकता। मुझे आपका नहीं पता, मुझे बाकी लोगों का नहीं। मतलब इंटरेस्टिंग, कैसा कहाँ ऐसा मुल्क मिलेगा जहाँ हाथी निगल जाए और किसी की नींद ना टूटे, और जहाँ सुई गिर जाए तो सब के उड़ जाए। ऐसा आपको कहीं और सिलसिला नहीं मिलेगा। मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, वजीर आजम हाउस की बगिंग हो, मिट्टी पाओ, ठीक है, हो गया तो हो गया। लापता अफराद का जो बिल है कौमी असम्बली से सेनेट जाते, दोनों एक ही बिल्डिंग में हैं वैसे, दोनों ऐवान लापता हो जाए और फिर अचानक कहीं महीने बाद नमूदार हो जाए। ऐसा कहानी आपको कहाँ मिलेगी? या किसी को ब्लैक लॉग डिक्शनरी पे सियासत से ही नाइल करार दे दिया जाए ताहयात, या नजरिया ज़रूरत की लाश को कब्र से निकाला जाए, इलेक्ट्रिक शॉक उसको इस्तेमाल किया जाए, फिर मार दिया जाए और फिर उसको जिंदा करने की कोशिश की जाए। इतनी दफा तो ड्रैकुला नहीं मरा यार। किस मुल्क में खुफिया साइफर जो हैं वो चोरी हो जाते हैं। अच्छा, और फिर उनका पता नहीं चलता। तो भाई वो जॉन साहब का एक शेर है कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज़ टूट जाती है। तो ये मामलात हैं। अच्छा, आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में, अच्छा मैं कल से ट्वीट भी पढ़ रहा हूँ ना मज़े से। एक ट्वीट था कि आरिफ अलवी साहब ने जो काम किया है वो कोई माहिर डेंटिस्ट ही कर सकता है। दाढ़ निकालनी मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। अच्छा, फिर ये है कि एक और था कि आरिफ अलवी साहब जो हैं आम तौर पे एतराज़ात लिख के बिल वापस किया करते थे, और पिछले दिनों में उन्होंने 13 बिल वापस किए और उन पे ज़ाहिर है कोई ना कोई नोट लिखा होगा। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट कानून भी बन गया, फिर उनका ट्वीट भी आ गया और वो एक फरीक के लिए हीरो भी बन गए। इस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो मुझे इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। अच्छा, यूके जो भी हुआ है, अच्छा लेटेस्ट जो इसमें है वो ये है कि जो आपके हैं सेक्रेटरी साहब, क्या नाम उनका, वकार अहमद साहब, सदर के सचिव, जी सदर के साबिक सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये 8 तारीख को हमें मिली थी, ऑफिस आवर्स बंद हो गए थे, लेकिन सदर साहब ने ना इसको रिटर्न किया विद ऑब्जेक्शंस, ना इस पर साइन किया, चुनाचे ये आगे हो गया है और जो भी इंक्वायरी है वो उसके लिए मैं सामने करने हूँ। अच्छा, ये हम इन बारीकियों में हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। जो नैरेटिव बनता है ना, या बड़े खूबसूरती से बनता है और आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि एकदम एक ही आवाज़ में ना कोई 20-30 लोग एक ही आवाज में बोले। एक नॉन टेक्निकल काम किस कदर टेक्निकली किया गया दोनों तरफ से, ये वो। हाँ, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि कल तक जो बयानिया चल रहा था, एक तो है कि सदर अलवी अगर इतने ही आप पावरलेस हैं तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते, जो हमेशा हमारा यही जुमला होता है ना कि क्यों खड़े हुए हो। चले ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी टर्म से पहले रिजाइन कर ही थे, ठीक है, गो आउट विद अ बैंग, ये हो सकता है। दूसरा था कि आप फिर एक्शन क्यों नहीं लेते, अब अगर एक्शन लेते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक ये बात है, हम टेक्निकल चीज़ों पर भी आएंगे कि बिल्कुल आपकी बात बजा है, आपकी बात सही है कि जितने भी बाकी बिल्स वापस किए थे उसमें आपने ऑब्जेक्शन लिखी थी। मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा, अगर इसमें सदर अलवी सही है, ठीक है, अब ज़ाहिर है अगर की बात करनी होंगी और उन्होंने बेशक उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं लिखी, तो यार थोड़ा सा बंदे की को भी तो लेकिन एक बात तो वो कर सकते थे, क्या कि इन दोनों बिलों पे भी अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो लिखते, हाँ, और एक अपने कॉन्फिडेंस के बंदे को जिना सुपर मार्केट भेज देते कि भैया फोटो स्टेट करो। देखो, ये तो कर सकते बॉस। वो अब मैं इस तरह कहूँगा, मैं इस तरह इसका जवाब दूंगा कि जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन 2 बिल्स पर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर और आर्मी एक्ट पर, क्या हम अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं पूरी तरह से? क्या हम कर सकते हैं? और अगर हम नहीं कर सकते तो बेचारे सदर अलवी भी तो इंसान है ना यार।
तो थोड़ा सा इनके बारे में भी तो सोचे ना। तो हाँ, ये सिचुएशन चल रही है। तो शाहजेब जिलानी साहब, आपके क्या जज्बात हैं? यार वसत, आपने जो कहा और कह रहे हैं, मैं वो गुफ्तगू सुन रहा हूँ और मुझे एक्चुअली दो चीज़ें बस पर मेरे जहन में अभी आई तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब सदर आसिफ जरदारी थे और उनकी गवर्नमेंट को आया, अभी मेरा ख्याल है 1-2 साल ही हुए थे, और एक वाशिंगटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा आ रहा था। यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जी आइंदा जो हमारी ISI है वो महकमा दिफा के तहत काम करेगी। जी याद है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसी कोई शायद डांट डपट हुई कि उसी गवर्नमेंट ने फिर एक और नोटिफिकेशन निकाला कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा नहीं होगा। एक मुझे ये एग्जांपल याद आ रही थी, और दूसरी तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और हमने देखा कि ISPR ने कहा एक ट्वीट के जरिए कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। तो ये तो हमारे जिस तरह हमारी हुकूमत चलती है, नोटिफिकेशन कौन निकालता है, किसकी मर्जी पे निकालता है, ये वही एक शाखसाना है। अलबत्ता प्रेसिडेंट की तरफ से कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह का बयान आया हो। ये काफ़ी उस लिहाज से एक अनप्रेसिडेंटेड है कि अब अलवी साहब का टाइम भी जो है वो पूरा हो रहा है और इस टाइम पे आके वो दिखा रहे हैं। दूसरे मुझे शाहजेब एक और चीज़ पे भी हैरत है कि उनके पास पूरा स्टाफ है, आमतौर पे ऐलान नामा जारी होता है ऐवान सदर से, प्रेसिडेंसी से, लेकिन वो उनको ट्वीट का सहारा लेना पड़ गया। इसका मतलब है कि निचला स्टाफ जो है सर शायद कोई शायद नहीं कर रहा। नहीं, देखिए मैं तो इसको थोड़ा सा यूँ देख रहा हूँ कि अगर सदर अलवी किसी के, और देखिए शायद बिल्कुल इसके अंदर फेस सेविंग भी आपका एलिमेंट आप डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यू टर्न, आप कह सकते हैं कि यार नहीं रेजिस्ट करना था तो खुल के घुस के, राइट। बहुत लोग ऐसे नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा है कि आपने तहरीर नहीं पढ़ी, आप इस बात पे फंस गए हैं, आपसे मुराद है लोग, कि यार नहीं यार इसने ज़ेर की जगह पे ज़बर लगाया, यार ये कैसे हो सकता है। तो मतलब हमारी जो डिस्कशन हो जाती है ना, वो इतनी एक अजीब किस्म की बारीकी में, क्योंकि जो एक्चुअल इशू है उस पर बात नहीं हो सकती। ठीक है, ये वही बिल है, मैं मानता हूँ पूरी पार्लियामेंट ने पास किया था ना, बाशमूल PTI के सेनेटर्स। तो अगर किसी ने किसी भी तरीके से इसके अंदर एक थोड़ी सी 1-1.5 इंच की जरूरत दिखाई है या ट्राई टू थ्रो स्पैनर इन द वर्क्स, तो यार इसका एक अपना क्रेडिट बनता है, मेरी नजर में बनता है। जब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलाउद्दीन अहमद साहब, क्योंकि जाहिर है कि इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हमें बात करनी है। सलाउद्दीन साहब, हमेशा की तरह लगता है कि ये भी मामला वकला और जजेस के हाथ में जाएगा, लेकिन पहले आपसे मैं जरा थोड़ी सी अपनी समझ के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला बॉल मैं थ्रो करना चाहता हूँ कि सलाउद्दीन अहमद साहब, ये प्योर टेक्निकल गेम है या गेम को टेक्निकली खेला गया है? देखिए ये तो सदर साहब ही बता सकते हैं, मगर जहां तक कानूनी बात है, सदर साहब के पास दो रास्ते थे। जब बिल उनके पास पहुंचा, या वो उसे मंजूर करते, उस पर अपना दस्तखत डालते, या वो एक नोट लिख के वापस भेज देते कि ये इस बिल पे या इस बिल के किसी हिस्से पे पार्लियामेंट नजरसानी करे। प्रेसिडेंट साहब ने दोनों चीजें नहीं की, ना उन्होंने मंजूरी दी, ना उन्होंने नोट वापस भेजा। कुछ उन्होंने गालिबन कोई वर्बल हिदायत दे दी अपने स्टाफ को। तरीकेकार, आईनी तरीकेकार तो उनके पास यही दो थे। बाकी माजी में पिछले 5 सालों में उन्होंने कई मर्तबा बिल्स वापस भेजे हैं और वही 2-2, 3-3 लाइन का नोट लिख के वापस भेजे हैं कि ये बिल मुझे मंजूर नहीं है, इसमें आप दोबारा इसको रिकंसिडर करें। तो ये अगर तरीका इख्तियार कर लेते आरिफ अलवी साहब, तो अब एक जो दोबारा से एक आईनी अवाम देखने को आया है वो शायद ना होता। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि ये बाय डिजाइन है। अब मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं जरा एक टेक्निकल पॉइंट आपसे क्लियर कराना चाह रहा हूँ। ये जो अल्लाह भला करे हमारा आर्टिकल 75 है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पेश की जा रही है सलाउद्दीन, आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से भी, कि नहीं जी अगर असेंट नहीं हुई, लाइक अगर प्रेसिडेंट सदर ने साइन नहीं किया एक मुद्दत में, तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो गया है।
अब मुझे या पहले वो दोबारा पेश होगा ना, और फिर वो अगर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मनी बिल में तो ऐसा होता है, उसको आप नहीं ब्लॉक कर सकते, आप डिले कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं कर सकते। यहां पर क्या है, अगर आप अज्यूम कर सकते हैं कि इस पे असेंट है अगर आपने दस्तखत नहीं की एक मुद्दत में? जी, अगर देखें आप सदर मुमलिकत की गफलत या अगर उनके ऊपर कोई दबाव था या जो भी था, या अगर जिस तरह आपने फरमाया कोई टैक्टिकल उन्होंने खेला, इन सब चीजों को आप साइड पे रख दें। प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? प्रैक्टिकल रिजल्ट ये है कि कोई भी कानून बनने के लिए जब बिल पास होता है तो उसमें सदर की रजामंदी जरूरी है। वो रजामंदी, इसमें ये तो लॉ मिनिस्ट्री ने भी तस्लीम किया है कि उनकी रजामंदी नहीं थी। अब बात आ जाती है डीम्ड असेंट की, कि उनकी रजामंदी तसव्वुर की जाए। वो जो आइन का आर्टिकल है वो 75(2) अप्लाई होता है, वो इस सूरत में अप्लाई नहीं होता। 75(2) ये सिचुएशन एनविजेज करता है कि अगर सदर मुमलिकत ने कोई बिल वापस पार्लियामान भेज दिया हो और पार्लियामान ने फिर उसको मंजूर करके दोबारा सदर मुमलिकत को भेजा हो, तो उस सूरत में अगर सदर 10 दिन के अंदर अंदर उस पे अपनी मंजूरी नहीं देते तो उनकी मंजूरी तसव्वुर की जाएगी। मगर वो स्टेज तो यहाँ आई नहीं थी। यहाँ तो पहली मर्तबा बिल सदर मुमलिकत के पास आया था, उन्होंने उस पे रजामंदी नहीं दी, तो उस रजामंदी के बगैर ये बिल जो है ये कानून नहीं बनता, उनकी रजामंदी तसव्वुर नहीं की जा सकती। अच्छा, इसके साथ एक सवाल, इसका कोई प्रेसिडेंट है? मैं जानता हूं कि हर दूसरे दिन हम यही बोल रहे होते हैं ना यार, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, ये चाय अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह का पानी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं पिया। इसका कोई प्रेसिडेंट है जिस तरह अभी मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो कि सदर मुमलिकत ने कहा हो कि मैंने तो बिल वापस भेजा था मगर मेरे स्टाफ ने रोक लिया और उन्होंने तो आगे पब्लिकेशन, गेजेट में पब्लिकेशन के लिए भेज दिया हो। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई मुझे अभी मिसाल याद नहीं तो मतलब कि रजामंदी नहीं हुई, आपके इल्म में इसकी कोई नसीर नहीं है। ये वापस गया भी नहीं टू द हाउस। तो लॉ में डिवीजन इसको कैसे कानून बना सकती है? ये एक सवाल बनता नहीं है? क्यूट सवाल बनता है, क्यूट सवाल है, मुझे पता है सलाउद्दीन, लेकिन कैसे? जी बिल्कुल। अपना लॉ डिवीजन अगर ये कह रही है कि हमने ये तसव्वुर कर लिया कि सदर ने इस पे अपनी रजामंदी दे दी है, तो उनसे पूछने का जो सबसे ऑब्वियस सवाल है कि आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया, ये कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के शिक के तहत? तो मैं नहीं समझता उसका कोई जवाब, कोई एटलीस्ट कोई रीजनेबल जवाब आ सकता है। तो ये बस शायद मकसूद था कि इन दो बाकी साथ में 8-10 बिल उन्होंने वापस भेजे थे, मगर इन दो बिल्स में खास दिलचस्पी थी शायद, तो इसलिए उसमें सदर की तरफ से भी एक मुनफरिद किस्म का तरीकेकार अपनाया गया और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक मुनफरिद तरीकेकार अपनाया गया। जैसे हम अपने अल्फाज में अपनी ज़बान में बोलते हैं ना, तो इसका मतलब सेंसिटिव। तो इसका मतलब है कि अदालत से रुजू करना जो है वो इस वक्त मुनासिब है। हाँ, ये अब सवाल है ना, अगला सवाल। इसको अगर मैं एक मुख्तलिफ तरीके से पेश करूं तो जो दरवाज़ा अभी सदर अलवी साहब ने खोला है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट दाखिल हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, बिल्कुल इन दो बिल्स पे वैसे ही काफी एतराज़ात थे और बड़े सीरियस एतराज़ात थे, आईनी और इंसानी हकूक के हवाले से। जिस तरीके से उन्होंने सिविलियन ट्रायल्स, सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के लिए दरवाजा खोला था, कई ऐसे ऑफेंसेस बनाए जिनका बिल्कुल ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था वो बनाया गया था बेसिकली कि स्पाइंग को रोकने के लिए, जासूसी को रोकने के लिए। उसमें पब्लिक ऑर्डर के ऑफेंसेस के अगर कोई जुलूस निकालेगा किसी भी मिलिट्री दफातर के सामने वगैरह, तो वो भी
ऑफिशियल सीक्रेट्स की वायलेशन होगी और उसके बाद फिर आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत फिर उनकी भी जो ट्रायल्स होंगी वो भी मार्शल ये कोर्ट मार्शल के थ्रू होंगी। तो ये इस पे बहुत सीरियस वैसे ही आईनी एतराजात थे। अब एक आईनी एतराज बन गया कि इस पे तो सदर मुमलिकत की रजामंदी नहीं शामिल थी, तो ये कैसे कानून बन सकते हैं। अब नेचुरली ये मामलात जो हैं सारे अब इवेंचुअली अदालतें ही तय करेंगी। तो मतलब कि अब एक और दफा सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइनें, हाँ, और वो कानून जो वजारत कानून के ख्याल में कानून बन चुका है, उसका पहला जो था शाह महमूद कुरैशी, उनको उसके तहत गिरफ्तार जी, और उनके एक वो स्पेशल दफ्तर भी बना है, स्पेशल कोर्ट बना है मेरा ख्याल है इन स्पेशल कामों के लिए। शाहजेब, आपके जहन में कोई सवाल? हाँ, नहीं तो फिर मैं अगले मौजूद मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, कि अभी जिस तरह देखें जो मेन जो डिस्कशन है वो है कि ये जिस प्रोसेस के जरिए लॉ बनता है वो ऑब्जर्व हुआ है या नहीं है। तो मैं देख रहा था कि पीटीआई के एक रहनुमा ने तो कहा भी है चीफ जस्टिस से कि जी आप इसको में लें, सो मोटो लें, यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, आर्टिकल 6 की भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन सलाउद्दीन साहब, आप इसको क्या देख रहे हैं? ये अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए ये तनाज़ा, ये कंट्रोवर्सी उछाली जाएगी, या वाकई कोर्ट इसमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए कि ये प्रोसेस जो है अगर वायलेट हुआ है तो somebody has to be held accountable? देखिए, इंटरवीन तो इवेंचुअली अदालतों को करना पड़ेगा, बेशक वो सुओ मोटो ना करें, बट इवेंचुअली अगर किसी की भी कोई ट्रायल होती है उन कवानीन के तहत, तो नेचुरली उनका पहला एतराज यही होगा तो ये तो कानून है ही नहीं, और उनको करना भी चाहिए ऐसा एतराज, और वो फिर इवेंचुअली अदालतों को तय करना पड़ेगा ये इशू कि आया ये कानून है या नहीं। अगर कानून है तो आईनी है और बुनियादी हकूक के खिलाफ तो नहीं है, तो ये तमाम इश्यूज नेचुरली अदालत को तय करने पड़ेंगे। So once again to the Supreme Court. यहाँ पर छोटे सा, अभी आप शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, और भी गिरफ्तारियां हुई हैं ओवर द वीकेंड, ईमान मजारी साहिबा की, तो ज़रा उस पर भी बात करते हैं, उसे देखते हैं कौन से दफात उन पर लगाए गए हैं, और काफ़ी मज़ेदार कहानी है। सलाउद्दीन साहब प्लीज स्टे विद अस, थोड़ा सा और आपका वक्त लेंगे, एक वक्फा लेंगे। वेलकम बैक। इतवार की सुबह तकरीबन 3:20 शायद ईमान हाजिर मज़ारी ट्वीट करती हैं कि कुछ नामालूम अफराद मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, गेट के ऊपर से छलांग मार के आ रहे हैं और हमारे घर के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको तोड़ रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद शिरीन मज़ारी साहिबा ट्वीट करती हैं कि कुछ पुलिस वुमेन और कुछ प्लेन क्लोथ्स में आए हैं और इन्होंने मेरी बेटी को वहाँ से उनके दरवाज़ा मेन डोर तोड़ के ईमान मज़ारी को अपनी हिरासत में ले रही है। इस वक्त ज़ाहिर है सब सो रहे थे, और ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई लीगल प्रोसीजर या वारंट्स नहीं थे। फिर उसके बाद अगले रोज़ पुलिस ने इनको पेश किया एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और वहाँ पर 3 दिन जिस्मानी रिमांड दी। अच्छा, पूछा गया कि यार क्या मसला है, जब बाद में कोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने उनसे भी पूछा कि सॉरी लीगल टीम ने पूछा कि जी क्या क्यों उनको आप रिमांड में रख रहे हैं, कस्टडी में रख रहे हैं, और इल्जाम क्या है। फिर जज साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये कुछ बड़े मजेदार नारेबाजी हुई है इनके और अली वजीर के खिलाफ। अच्छा, अली वजीर जेल में रहने के चैंपियन, वो तो इतनी दफा गए कि तो अली वजीर और इनके खिलाफ जो है वो ये फर्द जुर्म आयद की गई है कि इन्होंने मंजूर पश्तीन समेत PTM की दीगर क़यादत के साथ मिल के लोगों को बगावत, खाना जंगी, सिविल नाफरमानी और मुसल्ला जिद्दोजहद पे उकसाया। अच्छा, इस पे अली वज़ीर जो हैं उन्होंने कहा कि एक ट्वीट उनका है, उसमें उन्होंने कहा कि अदालत के में बयान दिया उन्होंने कि हमें निगरान हुकूमत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने ना बैठें, डी चौक की बजाय आप तरनौल में इस्लामाबाद से बाहर जो है वो अपना जलसा कर लें। हम रजामंद हो गए। जब जलसा ख़त्म हुआ तो निगरान वज़ीर दाखिला ने ट्वीट के ज़रिए हमारा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मुझे फ़ोन भी किया थैंक यू का, और फिर हमें गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि जज साहब ने जब पूछा ना कि क्या इल्ज़ाम था तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने
कुछ स्पीचें की हैं, तो फिर उसका सवाल का जवाब था कि यार स्पीचें तो सोशल मीडिया पर मिल रही हैं, तो 3 दिन जिस्मानी रिमांड का क्या फ़ायदा है? अब क्या मज़ीद आप पूछना चाह रहे हैं? एनीवे सलाउद्दीन साहब, ये और भी बहुत दफात हैं और जाहिर है कि हम जैसे लोग पता होता कि क्या होते हैं। यहाँ पर डकैती का भी एक लगाया हुआ है। अच्छा। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी लगाया हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, अपना अगर आप ये दो FIR देखें तो जो 2 FIR इनके खिलाफ काटी गई हैं, इनकी और PTM के काफी लीडरान के खिलाफ, उनमें पूछना तो ये बनता है कि कौन सी दफा नहीं लगाई कि बलवे और बगावत, बलवे बगावत के साथ साथ राइटिंग का, पुलिस वालों पे तशद्दुद, ये डकैती, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पब्लिक ऑफिसर्स की हुक्म की नाफरमानी, हर किस्म की तोड़ फोड़, ये वो हर किस्म की जो सेक्शन लग सकती थी, तो वो तमाम कोई कम से कम 8-10 दफा के तहत उनके खिलाफ मुकदमा, अच्छा सेक्शन 677 एंटी टेररिज्म एक्ट, ये सब तमाम चीजें डाली गई हैं उनके खिलाफ कि शायद उनकी नजर में इससे मुकदमा जो है मजबूत हो जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अब इसमें सेक्शन 124A भी है जो है बगावत। अब या तो मैं पागल हो गया हूं, या तो इस साल मार्च में लाहौर हाईकोर्ट के एक बेंच ने इस लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया था। यार ये हुआ था ना, सेडिशन लॉ हुआ था। नहीं, मुझे ख्वाब तो नहीं आई। जस्टिस शाहिद करीम ने नाम भी बताया हमें। तो ये क्या है? सलाउद्दीन हुआ था, नहीं हुआ था, वो नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई, क्या है या फर्क नहीं पड़ता? वो जजमेंट तो मैंने भी पढ़ी थी। मगर गालिबन जिन्होंने अब ये FIR काटी है उन्होंने शायद ना पढ़ी हो। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एनीवे, एक मैं आखिरी झलकी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईमान मजारी को अगर आप जानते हैं, सबसे उसने गालियाँ खाई हैं, सबसे गालियाँ खाई हैं, आज भी खा रही हैं, लेकिन वो वैसे झुकने वाली है नहीं। एक आखिरी मैं बस क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ जब वो उनको पेश किया जा रहा था, और फिर आप बेशक प्रोड्यूसर साहब वक्फा ले लें। आज से मेरा भूख हड़ताल शुरू हो चुका है इस निज़ाम के खिलाफ। कोई भी सवाल नहीं पूछे गए, रिमांड लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा गया, और मेरी किताबें भी चोरी की गई हैं, मेरी नज़्मों की किताबें चोरी की गई हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं फातिमा की, बल्कि बेबी फातिमा की, 9 साल की उम्र की घरेलू मुलाजमा जिनकी मौत पीर असद अली शाह के घर में हुई थी। उनकी कब्र कुशाई हुई। आपको पता है इनके वीडियोस वायरल गए थे, उसके बाद काफ़ी शोर मचा, पुलिस हरकत में आई, पीर असद अली शाह को गिरफ्तार किया हुआ है, SHO को भी और उस डॉक्टर साहब को भी। और उसके बाद फिर हुकूमत के ऑर्डर्स के तहत कब्र कुशाई हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम में ये चीज़ें वाज़ेह हैं। जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम है उसमें लिखा गया है कि इससे लगता है, सजेस्टिव है कि जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी वजाइना और एनस दोनों पर ज़ख़म है, पुराने ज़ख़म हैं जो हील हो गए थे, और जो ब्रूजेस हैं बॉडी पर, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ब्रूजेस पोस्टमार्टम भी होते हैं, ये सब मरने से पहले के कोई हिस्सा नहीं है जिस पर तशद्दुद का निशान नहीं है। कितनी बार हमने ये सुना है ना रिजवाना के बारे में। एनीवे, DNA सैंपल्स लिए गए हैं और कार्रवाई जारी है, लेकिन इस वक्त जो अमार इम्तियाज़ मेमन हैं, जो एडवोकेट हैं फातिमा के घर वालों के, जो उनका केस लड़े, वो कहते हैं कि यहाँ पर तहकीकात ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तहकीकात शुरू होनी चाहिए। सुनिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक प्रॉपर तरीके से उस तरफ नहीं गई है। जो जवाबदार गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा आप मीडिया के दोस्तों को पता होगा कि इस सिलसिले में 3 वीडियोस वायरल हुई थी CCTV की। एक वीडियो में दिखाया जाता है कि जवाबदार सोया हुआ है और बच्ची जो है वो तड़प तड़प के वो दम दे रही है। दूसरी वीडियो में दिखाया गया है कि वो लड़की की डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई है, 2 खवातीन अंदर आती हैं, एक हिना शाह अक्यूज्ड
और उधर जवाबदार ये असद शाह लेटा हुआ था, और एक उसके साथ एक सर्वेंट गर्ल आती है जो उसके हाथ में कप होता है, वो आके टेबल पे रखती है और वो उस लड़की को चेक करती है जो चिल्लाती है कि ये मर गई है। उस जो सर्वेंट थी, उस सर्वेंट को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, उससे भी जो है बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि उस घर की मुलाजमा है। और थर्ड वीडियो में जो दिखाया गया है कि ये जो है कत्ल हुई जो मकतूला लड़की है वो रूम में है, एक डिस्पेंसर है और एक और फीमेल जो है उनकी सर्वेंट है जो नीचे चादर बिछा के उसको बिठाती है, उसके ऊपर फिर उसके बाद ड्रिप लगती है। उनको भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए कि उनसे भी पूछा जाए। और उसके अलावा इनके घर में दूसरी मुलाजमात भी थीं। ये जो इशू हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ है। मेडिकल आप सबने देखी है, उसमें ये क्लियर आया है कि इसको जो है ओल्ड टाइम इश्यूज, यानी बहुत दिनों से इसके साथ ये टार्चर हो रहा था, जिनसी तशद्दुद भी हो रहा था बहुत दिनों से। यानी उधर जो मौजूद होंगी ख़वातीन या जो उनकी सर्वेंट होंगी उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर इतला होगी। और उसके साथ इस मीडिया के तवस्सुल से मैं DIG साहब से और SP साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इशू है ये तो वायरल हो गया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वायरल नहीं हो सकी, और आज से 10-15 साल पीछे आप चले जाए, यहाँ पे उन्होंने बहुत से इश्यूज ऐसे क्रिएट किए होंगे, बहुत सी फातिमा रात की जो है दारिकी में ये दफन कर ली गई होंगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस मीडिया के तवस्सुल से SP साहब से कि आप ये प्रेस करें कि इधर रानीपुर में जो भी शहरी हैं या इनके जो मुलाजमात थे, अगर उनके पास किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो इसी फातिमा के कत्ल के सिलसिले में या दूसरी लड़कियां जो अब आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि लवाहकीन कह रहे हैं कि हमारी लड़कियां भी इनकी हवेली पे गुम हो गई हैं, तो उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दे तो उनके नाम जो है वो पसे पर्दा रखे जाएंगे और उनको इनाम दिया जाएगा। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं DIG और SP साहब से। अच्छा, कुछ तो इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो ऑलरेडी मीट भी हो रही है। मसलन जो घर के मर्द हैं या मुलाजिम हैं उनकी DNA सैम्पलिंग ली जा रही है ताकि उस लड़की के जिस्म पे पाए जाने वाला जो DNA है उससे मैचिंग हो सके और उससे कोई नतीजा अखज़ कर सके। हवेली में काम करने वाले दीगर बच्चों की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं और ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए या बचाया जा सके वट। वो जो DIG सक्खर रेंज है जावेद जसकानी, उन्होंने तस्दीक की है कि जो रानीपुर का SHO है वो हेड मुहर्रिर, डॉक्टर और कंपाउंडर, उनको का रिमांड की भी अदालत से दरख्वास्त की जा रही है और उन पे हक़ायक़ को मस्क करने और पोस्टमार्टम के बग़ैर लाश दफनाने के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो वरसा हैं फ़ातिमा के, उनमें हमने पिछली बार उनकी वालदा के तासुरात बयान किए थे। आज मीडिया से उनके जो वालिद हैं उन्होंने भी बात की और एक मुतालबा मुझे इहो ई मौक़िफ़ आहे त हिन पीरनि जे हवेलियुनि खे सर्च ऑपरेशन कयो वञे ऐं हिननि खे बुलडोज़र घुमाया वञनि ऐं जेके मुंहिंजे हूंदे जॾहिं मां 3-4 महीना मां सुञाणियां थो इहे माण्हू त इन पीर वटि जेके रहंदा आहिनि त उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। अच्छा, जो ये ख़बर फैल रही है तो आहिस्ता आहिस्ता सिविल सोसाइटी भी ज़ाहिर है हरकत में आती है, थोड़ा टाइम लगता है। रानीपुर में भी एक मुजाहरे की ख़बर है, फिर कल हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एक बड़ा मुजाहरा हुआ है और गम्बट और खैरपुर में अदालती बाइकआउट की भी इत्तलात हैं लोअर कोर्ट्स की, जैसे उससे फ़ायदा तो नामा निगार ज़हीर अब्बास मौजूद हैं खैरपुर से जो इस वाक़े पे मुसलसल जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं चीज़ें। ज़हीर अब्बास, हमने कुछ तो बता दिया, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या अपडेट हो तो प्लीज़ हमें बताइए। जी सर, बिल्कुल। 3 दिन कबल हमने इसी प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में ज़रा हटके में जिक्र किया था कि 9 साला फातिमा जो अपने पीर की हवेली में तशद्दुद का शिकार होकर वो जहाँ बक हो चुकी है, लेकिन अब इस वक्त जो केस की नौयत तो वो दूसरा रुख अख्तियार कर चुकी है। वो इस वजह से कि जो बच्ची की तदफीन थी, आधी रात को जो बच्ची की तदफीन की गई थी, जो उसके कपड़े छुपाए गए थे, तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम के पहुंचने के बाद जो मेडिकल एक बोर्ड कायम किया गया था जिस पर सेनेट की स्टैंड कमेटी ने एक टीम कायम की थी और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की चेयरपर्सन है उन्होंने डॉक्टर सुमैया जो रैपिड जो केस देखती हैं उनको मेडिकल अफसर तैनात करके उनसे बच्ची का जो पोस्टमार्टम था वो ज़हीर ये तो हम बता चुके हैं। अच्छा ज़हीर, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। ये भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि और भी वहां पर
कम उम्र लड़कियां हैं, कम सिन लड़कियां हैं, और रानीपुर पुलिस का कहना है कि 3 लड़कियों को वहां से बरामद, 3 खवातीन को वहां से बरामद किया गया है। आप कुछ हमें बता सकते हैं कि कितनी तस्दीक हुई है इस तरह की जो खबरें घूम रही थी, और भी वहां पर बच्चियां हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त पर? तो बिल्कुल, जो वहां पर घर में हवेली में काम करने वाली थी 4 खवातीन थी और 4 से 5 बच्चियां थी। उनको कल एसएसपी खैरपुर ने उनकी खवातीन और जो बच्चियां थी वहां से उनको हवेली से बुलवा के थाना रानीपुर में रखा गया था, जो आज सुबह उनको रानीपुर की मजिस्ट्रेट के पास पेश करके उनका बयान हल्फी लेकर उनको वापस अपने घरों में वापस भेज दिया गया कि वो अब हवेली में ना रहें, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी है। मैं बताना चलूं कि जो बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो अभी लाहौर भिजवाई गई है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो लाहौर भिजवाई गई है बच्ची की, और उसमें ताखीर का शिकार हो सकती है इस केस में, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी उसमें 15 से 20 दिन हो सकते हैं। जिस पर जो बच्ची का मुकदमा दर्ज किया गया था 302 वो मर्डर का केस था, लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट, इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बच्ची का जिनसी ज्यादती का खदशा जाहिर किया गया है। आज डीआईजी जावेद जिस्कानी ने रानीपुर थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये सिर्फ शुबा नहीं, उसको 90% कहा है कि डॉक्टर की रिपोर्ट जो इब्तदाई आई है उसमें बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का मामला पेश आया है, जिसके बायस ही आज जो मुल्जिम असद शाह थे उसको आज जो पिछला 4 रोज का रिमांड था वो आगे बढ़ाकर आज अदालत से 5 रोजा रिमांड मजीद लिया गया है, जैसे मजीद इंक्वायरी तफ्तीश की जा सके। 10 से 12 जो घर में काम करने वाले मुलाजमीन थे, घर के फर्द थे, जो असद शाह के 2 और भाई भी हैं, उनके भी वो जो जुज़े हैं, जो उनकी टेस्ट हैं वो भी ली गई हैं, जैसे मजीद हमें मालूम हो सके। जी हाँ, जो इसमें खदशा जाहिर किया गया है बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का, हाँ आगे चल के हो सकता है कि बिल्कुल इसके साथ ज्यादती हुई है, तो जो उसके जो मेडिकल सैंपल हैं वो आज भी कल भी लिए गए हैं, जैसे आगे चल के मजीद केस में हमें मालूमात हो सके कि हाँ इस बच्ची के साथ जो जिनसी ज्यादती हुई है वो इसमें किसके साथ उसके सैंपल मिलते हैं। लेकिन अब बात वही है कि जो लाहौर में फोरेंसिक टीम हमारी, सिर्फ पाकिस्तान एक फोरेंसिक हमारे पास काम करता है लाहौर में, तो वो जो यहाँ से एक बच्ची का सिर्फ ये मामला नहीं है, हजारों वहां पर लाहौर में फोरेंसिक होने के लिए बहुत सारे वहां पर सैंपल चाहते हैं, लेकिन इसमें मसला अब ये हो रहा है कि 14 दिनों में इस बच्ची का जो चालान पेश करना होता है अदालत में, वो भी हमें पेश करना है। ठीक है ज़हीर, एक वक्फा लेना है। और एक और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना जब भी ऐसा केस होता है, जितने टाइम लगता है उतना ही प्रेशर आता है और फिर कहीं ना कहीं एक सुलहनामा पेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा इस पे बात करते हैं आपसे। जी, तो हम बात कर रहे हैं फातिमा की, वो बच्ची जिसका रानीपुर में घरेलू मुलाजमा थी, उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उससे ये वाज़े लगता है कि उस पर जिनसी तशद्दुद हुआ था, उसका रेप हुआ था। अभी फोरेंसिक्स होने बाकी हैं, लेकिन हम इस पूरे मामले को समझना चाह रहे हैं। हमारे साथ खैरपुर से डॉन के नुमाइंदे ज़हीर अब्बास मौजूद हैं। ज़हीर, ये कहना सही होगा कि पिछले 4-5 दिनों में जब से ये पूरा मामला जो है ये मंजर आम पे आया, कि जिस तरह अभी आप भी बता रहे थे कि इनिशियली घर वालों ने, उन घर वालों की ख़वातीन ने, वहाँ की लोकल पुलिस ने, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स ने, सब ने मामले को दबाने की कोशिश की। बच्ची की जो लाश है वो भी दफना दी गई, और इनिशियली लगता है कि जो वरसा हैं उन्होंने भी जो है मामले को रफा दफा शायद करने दिया। लेकिन हम जितना भी कोसते रहते हैं सोशल मीडिया को या अपने इस मीडिया को, ये मेरा ख्याल है कि मानना पड़ेगा कि ये बात सबसे पहले सोशल मीडिया पे चली, ये जो क्लिप्स वायरल हुए, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिर ये प्रेशर बना कि सिंध हुकूमत हाईएस्ट लेवल पे डीआईजी साहब सारे मुतहरिक हुए, और अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि वो प्रॉपर्ली उसका डीएनए हो रहा है, फोरेंसिक हो रहा है। काफ़ी लोग जो शहरों में रहते हैं या जिनको रानीपुर का पता नहीं है, थोड़ा उनको जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि ये हम बार बार सुन रहे हैं कि हवेली के अंदर बहुत सारी मुलाजमाएं थी, ये वहाँ पे क्या है सिलसिला, के वहाँ पे हमने पहले ये भी सुना कि पीरी मुरीदी का मामला भी है। थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये जो अक्यूज पार्टी है ये कौन है और जो वरसा हैं ये कौन है। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो मुल्जिम अभी इस वक्त जो मुल्जिम हैं पुलिस की हिरासत में है, सैयद असद शाह जिलानी, एक बड़ा खानदान है खैरपुर में। जो उनके चचा हैं वो MNA, साबिक MPA, साबिक वजीर भी रह चुके हैं, एक बड़ा खानदान है। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी तक वो इस वाक़े में मुलविस हैं, क्योंकि
फिलहाल तो अभी तक जो मालूम नहीं हो सका है, लेकिन जो एक हवेली है, बड़ा खानदान है, पीर दस्तगीर की गद्दी है एक वहां पर, तो उनके पास हजारों सैकड़ों की तादाद में मुरीद होते हैं और मुरीदनियां वहां पर अपने दीदार के लिए दरगाह पर आती हैं। लेकिन जो ये बच्ची हैं और जिनके जो वर्षा हैं वो उनके मुरीद हैं। ये गुज़िश्ता उनके वालिदैन का कहना है कि 3 माह से उनकी बच्ची उनके पास काम करती थी घर में। लेकिन आज जो सैयद असद शाह की वालदा हैं, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे के ससुर हैं सैयद फयाज अली शाह, ये असल में बच्चियां उनकी तरफ से हमें भिजवाई गई थी, क्योंकि जो असद शाह का ससुर है, जो उसकी बेटी है हिना शाह, जो भी इस मुकदमे में नामजद है, वो उनके वालिद हैं सैयद फयाज अली शाह। उन्होंने हमें ये एक नहीं, इसकी 2 बहनें और भी भेजी थी हमारे पास, वो आती जाती रही हमारे पास। अब हमें ही सिर्फ इस वाकये में फंसाया गया है, मेरे बेटे को नामजद किया गया है, क्योंकि मेरा बेटा ये देखिए ये मौक़िफ़ आ चुका है जी। उनके घर से भी कोई देखिए ये चीज़ गिरफ्तारी वाज़ेह की हो रही है ना कि ये एक वहाँ मतलब इसको ये पार्ट ऑफ कल्चर है, इस तरह का अब्यूज़ बच्चों का, उनको छोड़ के जाना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में। और ये सिर्फ खैरपुर की, रानीपुर की बात नहीं है, ये आपको अक्रॉस मिलेगा, आप जहाँ भी जाएंगे। हम खुद कितनी फैमिलीज को जानते हैं जहाँ पे बच्चियाँ इस तरह से काम करती हैं, बच्चे इस तरह से काम करते हैं। और खुदा की पनाह ये जो रिपोर्ट है ये आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हमारे यहाँ हो क्या रहा है। तो बिल्कुल जो मेडिकल रिपोर्ट है वो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि, और हमने भी जो रिपोर्ट आप पढ़ी है, आपको भी भिजवाइए, वो रिपोर्ट सरेआम बताने के काबिल भी नहीं है। जो बच्ची के साथ जो जिनसी ज्यादती का खदशा जाहिर किया गया है डॉक्टरों की जानिब से, तो अब ये सिर्फ मुकदमा एक बच्ची के साथ इंसाफ का नहीं है, ये मुकदमा हर किसी का है। जो अफसर भी इसमें डॉक्टर हैं, जो इसमें पुलिस है, वो इस मुकदमे को उस तरह से निभाएं जिस तरह एक बच्ची के वर्षा को आज भी जो सैयद असद शाह को अदालत में पेश किया गया था, उसकी वालदा वहां पर दौरे खा के गश्त होके गिर गई थी, वो भी हमने विजुअल दिखाई है। तो वो सिर्फ इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठी है। लेकिन फिर भी बात वहीं पे आ जाती है कि ये मुकदमा, हाँ अभी जिस तरह मीडिया रफ्तार में चल रहा है, अफसरान रफ्तार में चल रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स रफ्तार में चल रही हैं, हाँ जब 14 दिनों के बाद ये केस चालान नहीं हो सकेगा, 15 से 20 दिन फोरेंसिक रिपोर्ट में लगेंगी, 15 से 20 दिन मेडिकल रिपोर्ट में आने में लगेगी कि हाँ बिल्कुल ये शुबा बजरिया जाहिर सिर्फ खदशा नहीं था, ये बिल्कुल इसके बच्चे के साथ रेप किया गया। लेकिन इस मुकदमे को, इस बच्ची के इंसाफ को कहां तक पहुंचाया गया? अब ये यहाँ जहीर अब यहाँ ये आ गया ना अब अहम सवाल। और पिछली बार भी हम बात कर रहे थे किसकी, नाजिम जोकियों, ठीक है, वही सोशल मीडिया पे आया, मीडिया ने उसको पिक किया, हम सब ने फॉलो किया, हमने तो पता नहीं कितनी बार इस पे बात की होगी, सब ने बात की, किसी एक इंसान या किसी एक टीवी चैनल की बात नहीं है ये। घूम फिर कर क्या हुआ, उसमें भी जो नाजिम जोखियों की वालदा थी उनके भी बयानात हमारे सामने थे, वो भी हमने चलाए थे, बिल्कुल जिस तरह हम अभी फातिमा की वालदा के चला रहे हैं। घूम फिर कर कॉम्प्रोमाइज ही हुई, घूम फिर कर सुलहनामा ही हुआ, घूम फिर कर सब रिहा हो गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है ज़हीर कि हम हमेशा ये कहते हैं ना कि नहीं रियासत मुद्दई बने, रियासत मुद्दई बने, इस केस की हकीकत क्या है? क्या रियासत मुद्दई बनी है और क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर रियासत तो इसमें केस में मुद्दई है ही नहीं, क्योंकि बच्ची की वालदा जो मिसमात शबनम है वही मुद्दई बनी इस केस में। और वो जब बच्ची के इंतकाल हुआ, उसको बुलाया गया, जब उसकी बच्ची की तदफीन और उसकी मैयत को गुस्ल उस वालदा से दिलवाया गया आधी रात को, जब इन्वेस्टिगेशन टीम उनके गांव पहुंची, तो उस बच्ची के जो कपड़े थे, जो उसको दुपट्टा पहना हुआ था सर पर, वो क्यों दफन किया गया था? भाई बच्ची को तो आपने गुस्सा से दफन करवा लिया, तो उस बच्ची के वो कपड़े क्यों दफन करवाए गए थे? जी एक और बात बताऊं मैं आपको, जो हमारा अंदाजा है, जो हमारे जराए कहते हैं कि जो इस मुकदमे, जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है SHO पे, साबिक पे और अमीर चांद पे, ना कोई डॉक्टर फताह पे मुकदमा दर्ज हुआ, उनसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आपने बच्ची का तबई क्यों दिखाया गया उस वक्त, बच्ची को आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करके उसके बुरसा को लाश भिजवाई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं भिजवाया। हमारा जराए हैं, हमारा कहना है अभी इस वक्त के जो इसमें शक की शुबा में इन्वेस्टिगेशन किए गए, आज या कल 48 या 24 घंटे में उनको रिहा किया जाएगा और उनका कोई इस केस में कोई दखल अंदाजी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जो उनसे इन्वेस्टिगेशन की है तो पुलिस ने हमें नहीं बताया कि हाँ इसमें जो मुलविस हैं, ना उसकी वालदा ने कोई बयान ऐसा दिया है कि हाँ ऐसे जो मेरे पास आए थे, उन्होंने आधी रात को मुझसे कोई वीडियो बनवाई थी, या कोई डॉक्टर साहब ने मुझे कोई प्रेशर दिया था कि आप अपनी बच्ची ले जाओ, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे।
तो ये भी एक बात है। और जबकि इस मुकदमे में हिना शाह जो नामजद हैं, उनकी कल जमानत जो है वो पूरी हो जाएगी सक्खर हाई कोर्ट की, तो उसको कल सेशन कोर्ट खैरपुर में आना है। लेकिन हमारे जराए जो कहते हैं कि इस वक्त हिना शाह जमानत के लिए फिर दोबारा पेश नहीं होगी, और शायद हो सकता है कि हिना शाह अभी इस खैरपुर में ना हो और वो कहीं छुपकर किसी जगह पर कोने में जाकर इस वक्त मौजूद हो। अच्छा ज़हीर, अब दूसरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे कि जो फातिमा के घर वाले हैं जो ये मुकदमा लड़ रहे हैं, अब इंसाफ सस्ता काम, सस्ता नहीं आता ना पाकिस्तान में, बहुत महंगा काम है इंसाफ और कोर्ट और कचहरी के चक्कर। तो ये जो अमान इम्तियाज मेमन साहब हैं, ये क्या मुफ्त में इनका केस लड़ रहे हैं, मतलब क्या है, इनका केस कैसे चल रहा है? सर, अगर वकला की बात की जाए तो खैरपुर में इम्तियाज मेमन साहब बिल्कुल बच्ची के मुकदमा लड़ रहे हैं। खैरपुर में बहुत सारे वकील हैं जो सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पेज पर कह रहे हैं कि हम बच्ची का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं और बिला फीस, और इस बच्ची का आखिरी दम तक इसका केस हम लड़ेंगे, क्योंकि जो उसके वालिदैन हैं वो बिल्कुल मिस्कीन है और बिल्कुल गरीब है, वो उनकी कोई अप्रोच नहीं है। क्योंकि आज भी जो उसके वालिदैन आए थे तो वो भी आज उनके जो हस्बैंड थे वो उसको मोटर बाइक पर लेकर आए थे, और वो उनको भी इस वक्त सिक्योरिटी फराम की जाए, यही अगर हम कहना चाहें तो उनको भी सिक्योरिटी फराम की जाएगी, क्योंकि वो गरीब मिस्कीन है। जब आधी रात को अपनी बेटी को तदफीन भी कर दिया, ना किसी को बताया ना क्या, तो आज अगर उन पर कोई प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि एक सियासी घराना तो है और एक असरसूख वाले लोग हैं इस वक्त। अगर फिर भी देखा जाए तो बात फिर वही आती है कि भाई आपके कजन हैं, आपके भतीजे हैं जो मुलजिम इस वक्त जेर हिरासत है, ठीक है आप उनसे दस्तबरदार हो गए, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है जो उनसे हमारी बातचीत हुई है, लेकिन आप उनके वर्षा के घर तो जाएं भी। एक हवेली तो नहीं है ना, रानीपुर एक दस्तगीर की हवेली है, बहुत सारे पीर है वहां पर, आपके पास उन्होंने मुरीदी दी है, आपके पास अपने खिदमत की आपके बच्चों की, तो आप उनके पास हमदर्दी के लिए तो जाएं। क्या उनके पास इस वक्त उनके घर में कुछ है नहीं है खाने पीने के लिए? जो एक बच्ची 6,000 रुपए पे उनके घर में काम करती थी, हाँ उनको मुआवजा मिला है, आखिर में नहीं मिला है, उस बच्ची का स्वयं भी हुआ है नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। और मैं तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि 1 या 2% का चांस लग रहा है कि ये किसी इंजाम तक पहुंचेगी। पहला जो मरहला है वो ये है कि टीवी के कैमरे हटें जी। दूसरा मरहला है कि सोशल मीडिया पे एक नई स्टोरी आ जाएगी तो उसके तले दब जाएगी। तीसरा मरहला ये है कि इब्तदाई जो लोअर कोर्ट है उसमें तो कुछ ना कुछ समाअतें होंगी। उसके बाद का जो मरहला है जाहिर है कि उनकी तो हैसियत नहीं है बच्ची के जो वर्षा हैं कि वो आगे चला सकें। तो देखना ये है कि वकला बरादरी कहाँ तक इस केस को उठाती है रज़ाकाराना तौर पे और कब तक, और ये जो है कहाँ वो मुजरिम और कहाँ ये विक्टिम्स ज़मीन से लगे हुए हैं। तो ये कोई मुआवजा ही हो तो अच्छा है। सिर्फ इंसाफ की रट लगाने से मुझे नहीं लगता, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में मुआवजा होते हुए नहीं देखा सर। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।